जबलपुर शहर में रहने वाले सत्यम और विराज दो भाई थे। विराज सत्यम के चाचा का बेटा था। विराज के माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, जिस कारण सत्यम ने ही विराज का पालन पोषण किया था और उसे वो अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन नैना सत्यम से कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी विराज अब शादी के लायक हो चुका है और उसकी सुंदरता देखकर तो बड़े बड़े घरों की लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, जो कि ब्याह में खूब सारा दहेज लेकर आएंगी। आप मेरी मानो तो एक बड़े घर की लड़की देखकर उसकी शादी कर दो। नैना सत्यम से बात कर ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और जब नैना दरवाजा खोलकर देखती है तो विराज अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है। फिर विराज कहता है, भाभी, ये मेरी पत्नी है ज्योति। हमने आज ही शादी की है। हे भगवान, सत्यानाश! अजी सुनते हो, देवर जी ने हमसे बिना पूछे शादी कर ली। फिर आज अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी थी तो एक बार मुझसे कहकर तो देखते, एक से एक सुंदर लड़कियों की लाइन लगा देती। आपका और इस काली कलुटी का क्या मेल है? देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बाद में आपको पछतावा हो, उससे पहले इसे दरवाजे से रफा दफा कर दो। मैं आपकी अमीर घर की सुंदर सी लड़की से शादी करवा दूंगी। बस भी कीजिए भाभी, ये आप कैसी बेकार की बातें किए जा रही हैं। सामने लोगों के सीने में भी दिल होता है और ज्योति अब मेरी पत्नी है। ये अब आप क्यों बुत बनकर खड़े हो? इसे समझाते क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ, विराज बिल्कुल सही कह रहा है। इंसान की सुंदरता उसके दिल से पहचानी जाती है और मुझे ज्योति में कोई खोट नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है तुम्हें भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। लेकिन उन दोनों भाइयों की सहमति नैना पर भारी पड़ जाती है। फिर विराज और ज्योति अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशी खुशी शुरुआत करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन विराज ज्योति से कहता है, ज्योति, मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, जल्द लौट आऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी लौटना प्लीज। विराज काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वापस लौटते वक्त प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में नैना ज्योति के साथ रूखा बर्ताव शुरू कर देती है। हाय राम, ये क्या हो गया? ये काली बैंगन जब से इस घर में आई है तब से मनहूसियत के अलावा कुछ नहीं लाई। साल भर भी हुआ नहीं शादी को और पति को खा गई। मैं तुझे निकम्मों की तरह बिठाकर नहीं खिलाऊंगी। कुछ काम करेगी तभी निवाला मिलेगा, इस बात को पल्ले बांध ले। इसके बाद नैना ने घर का सारा कामकाज ज्योति के सिर पर मढ़ दिया। बेचारी ज्योति सारा दिन खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना और घर की साफ सफाई करती, तब जाकर उसको 2 रूखी सूखी रोटी नसीब होती। सारा दिन घर का कामकाज करने के बाद रूखा सूखा खाना खाकर धीरे धीरे ज्योति का शरीर कमजोर होता गया और एक दिन वो बेचारी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, ज्योति उठो, क्या हो गया तुम्हें? नैना तुम्हारी हद से ज्यादा ज्यादतियां इसकी जान लेकर रहेगी। अब बुत बनकर खड़ी क्यों हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पर आता है और ज्योति का चेकअप करने के बाद कहता है, मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। लो, हो गया सत्यानाश। पहले तो इसी का पेट पाल रहे थे, लेकिन अब इसके बच्चे का बोझ भी उठाना पड़ेगा। अपनी बकवास बंद करो तुम। कहीं भी कभी भी कुछ भी शुरू हो जाती हो। ज्योति भी इस घर की बहू है। सत्यम को बिगड़ता देख नैना चुप हो जाती है। फिर उसी रात, पहले तो मैं आधा पेट खाकर सो जाती थी, लेकिन अब सवाल मेरे बच्चे का है। मेरे रहते जेठ और जेठानी जी में भी अनबन रहती है। मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। अब मेरा और मेरे बच्चे का तो ऊपर वाला ही मालिक है, वही हमें नई राह दिखाएगा। फिर देर रात ज्योति किसी को बिना कुछ कहे घर से निकल जाती है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक घना सा पेड़ दिखता है। वो थक हार कर उस पेड़ के सहारे बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन सवेरे जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक बंदर का बच्चा उसका पल्लू पकड़कर उसके बगल में बैठा हुआ होता है। अरे, ये तो बंदर का बच्चा है। क्या हुआ, तुम्हारी माँ नहीं है क्या? माँ शब्द सुनकर वो बंदर उसे एकटक निहारने लगता है। लगता है मेरी तरह तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं। आज से तुम मुझे अपनी माँ समझ सकते हो। ये सुनकर वो बंदर खुश हो जाता है और फिर उसकी गोद में अपना सिर रख देता है। ज्योति भी बड़े प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहती है, मुझे लगता है तुमने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे भी अपने पेट में पल रही नन्ही जान के लिए कुछ खाना होगा। चलो बंदर, हम अपने लिए खाना ढूंढने चलते हैं।
इसके बाद वो बंदर ज्योति के कंधे पर बैठ जाता है। फिर दोनों रास्ते में चलते चलते एक ढाबे पर आकर रुकते हैं। श्याम, जो कि उस ढाबे का मालिक था, वो उनके पास आता है। मैं कब से आपको देख रहा हूँ, शायद आप भूखी हैं। हाँ, मुझे भूख तो लगी है, मगर मैं अपने इस बंदर को भूखा बिलबिलाता छोड़कर खुद कैसे खा सकती हूँ? और फिर मेरे पास खाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। वैसे मुझे बहुत दिनों से एक रसोइये की तलाश थी। आप चाहे तो मेरे ढाबे पर काम करके पैसे कमा सकती हैं। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये बेहतर रहेगा। क्यों मेरे बंदर, अपनी माँ की मदद करोगे ना? ये सुनते ही बंदर सिर हिलाकर हामी भरता है। इसके बाद वो दोनों खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। श्याम ज्योति और उसके बंदर के लिए खाने से भरी थाली टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर बंदर नाचते हुए खुशी से खाना खाने लगता है। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम ज्योति है। और आपके इस महाशय बंदर का? जी, वो तो अभी मैंने रखा ही नहीं। तो हम अभी इसका नामकरण किए देते हैं। आज से हम इसको डमरू बुलाएंगे। डमरू? बहुत बढ़िया। अब तो तुम खुश हो ना डमरू? ये सुनकर डमरू खुशी से ताली बजाने लगता है और फिर वो सभी हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद ज्योति डमरू को उसका काम समझाते हुए कहती है, आज से ढाबे पर खाना बनाना और बर्तन धोने का जिम्मा मेरा। और डमरू, तुम सभी टेबल पर से बर्तन उठाओगे, सारी टेबल साफ करोगे, साथ ही झाड़ू लगाओगे। अरे वाह, आपने तो पूरे ढाबे का काम बांट लिया। तो आप दोनों को मेहताने के तौर पर आपका यहाँ रहना, खाना पीना और 8,000 रुपए महीना वेतन तय रहा। कुछ ही दिनों में ज्योति और डमरू ने पूरा ढाबा बहुत अच्छे से संभाल लिया। वो हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ जाग जाती और अपने कामकाज में लग जाती। उसकी देखम देखी डमरू भी उठ जाता और झाड़ू लगाने और टेबल साफ करने में लग जाता। एक दिन श्याम राशन लेने गया होता है कि तभी एक ट्रक आकर ढाबे पर रुकता है और उसमें से ड्रिंक किया हुआ ड्राइवर और क्लीनर खाने के लिए ढाबे पर आते हैं। लेकिन ज्योति को देखकर वो ड्राइवर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, जिसे देखकर डमरू उस ड्राइवर को नोचने लगता है। इसके बाद वो दोनों ज्योति के सामने हाथ जोड़ते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डमरू। तभी वहां खड़ा एक ग्राहक कहता है, भाई वाह, आज तक बंदरों को बेढंगी हरकतें करते हुए तो देखा था, लेकिन आज तो इस बंदर ने इंसानों को भी तमीज सिखा दी। धीरे धीरे ढाबे के खाने का स्वाद और बंदर के काम के चर्चे हर जगह होने लगे थे, जिसे चखने के लिए दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। श्याम ये सब देखकर बहुत खुश था। एक दिन एक गाड़ी ढाबे पर आकर रुकती है और उसमें से दो दोस्त उतरकर आपस में बात करते हैं। अरे रोहित, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, तू चलेगा क्या? अरे यार, ये ढाबे का खाना बड़ा बेकार होता है। अब ढाबे में वो पहले वाली बात कहाँ रह गई? ना तो साफ सफाई होती है और ना ही खाना ढंग का। अरे मेरे दोस्त, मैं तेरा शक आज ही दूर कर देता हूँ, चल मेरे साथ। इतना कहकर विजय रोहित को ढाबे के अंदर ले जाता है। वहाँ डमरू को साफ सफाई करता देख रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, इस ढाबे पर तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा साफ सफाई है। और इस बंदर को देखो, यहाँ तो इंसानों से भी अच्छी सफाई कर रहा है ये। अभी तो तुमने इस ढाबे का कमाल देखा ही कहाँ। आप बैठ मेरे साथ। इसके बाद विजय दाल मखनी, फ्राई गोभी और नान का ऑर्डर देता है, जिसे खाने के बाद रोहित अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया। ज्योति, आज तुम्हारे और डमरू की मेहनत के कारण मेरा ये ढाबा बुलंदियों पर पहुंच गया है। ये तो आपका बड़प्पन है श्याम जी, वरना मेरे अपनों के लिए तो मेरा पेट पहाड़ हो गया था, मगर आपने मुझे और मेरे डमरू को यहाँ पर जगह दी, पेट भरने को खाना दिया। एहसान तो आपका हम पर है श्याम जी, लेकिन अब आपको हमारा और बोझा ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीते महीनों में मैंने कुछ बचत की है, उसी बचत से मैं अपने डमरू के साथ मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोलूंगी। ये सुनते ही श्याम का चेहरा उदासी भरा हो जाता है और वो मायूस चेहरे से कहता है, कुछ दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। मुझे आपकी और डमरू की आदत सी पड़ गई है। अगर आप मुझे अपने लायक समझती हैं तो मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ। श्याम जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक विधवा हूँ और मेरे पेट में मेरे पति का अंश पल रहा है। मेरी दुनिया मेरे कोख में पल रहे बच्चे और इस डमरू तक ही सीमित है। आखिर आप मुझ विधवा बदसूरत औरत से ब्याह क्यों करना चाहते हैं? ज्योति, मुझे तुम्हारे सीरत और स्वभाव ने अपनी ओर आकर्षित किया है। हालांकि ये मेरी बदकिस्मती है जो इतने दिन साथ रहने के बावजूद भी मैं तुम्हारा दिल न जीत सका। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने बच्चे की खातिर
और अपने प्रति श्याम के लगाव को देखकर ब्याह के लिए हामी भर देती है। शादी के बाद उसके बच्चे को उसके पिता का नाम मिल जाता है। अंत में वो दोनों पति पत्नी डमरू और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहते हैं और ढाबे को बुलंदियों तक ले जाते हैं। सुनो, आज भगवान की कृपा से हमारा ढाबा खुल ही गया। अब देखना, हमारे हाथ का स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी, बस अब ग्राहक बढ़ जाएं। खाने में यहाँ क्या क्या मिलेगा? जी सब कुछ है, दाल तड़का, दाल मखनी, भिंडी, बैगन का भरता, कड़ी चावल, राजमा चावल, तंदूरी रोटी, नान और भी बहुत कुछ। सुमेर चल, फिर आज इसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं। सामने कल्लू के ढाबे पर तो खाने का वो स्वाद नहीं रहा जो पहले होता था। मेरे ढाबे के सामने ये नया ढाबा खुल गया है, मेरे तो ढाबे पर ग्राहक आने ही बंद हो गए हैं। मीनाक्षी और महेंद्र का चलता हुआ ढाबा देखकर कल्लू जलन से भर जाता है। ये एक और सामने ढाबा खुल गया, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। हमारा ढाबा अच्छा चल पड़ा है, सचमुच ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारा ढाबा इसी तरह चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना एक बड़ा होटल खोलेंगे। उस गांव में ठाकुर गज्जन सिंह का राज चलता था। ठाकुर गज्जन सिंह के आदमी आए दिन बाजार में बनी दुकानों पर आकर अपना रौब झाड़ते थे और दुकानदार को परेशान करते थे। एक दिन ठाकुर सज्जन सिंह के आदमी बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मीनाक्षी और महेंद्र के ढाबे पर पड़ी। ओहो, गांव में नया ढाबा खुल गया है और गज्जन सिंह के आदमियों को नहीं पता। चलो सब आज ढाबे पर दावत उड़ाते हैं। ये ढाबे वाली तो खुद ही मखनी दाल लग रही है, फिर तो इसके हाथ में जादू होगा। जी आपको क्या चाहिए? ऑर्डर बता दीजिए। अरे तू सामने से हट कड़वे करे ले, उस मीठी खीर को हमारे पास भेज। देखो तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। तो मुझे तमीज सिखाएगा तेरी तो। देखो, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल तू कहती है तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम दोबारा फिर आएंगे। वो बदमाश गुंडे उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। कल्लू ये सब देख रहा था। ये ठाकुर गज्जन सिंह अपने आप को समझता क्या है? सारा दिन इसके गुंडे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों को तंग करते हैं और इनके मन में हम औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। अरे तुम जानती नहीं हो, ठाकुर गज्जन सिंह बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसके मन में दया नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। सब गाँव वाले इससे बहुत डरते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटाने का रास्ता मुझे मिल गया है। अब देखता हूँ ये दोनों अपना ढाबा कैसे चलाते हैं। मतलब तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाला ढाबा हटवा दें? इसमें हमारा क्या फायदा होगा बे? मैं आपको अपनी कमाई में से हिस्सा दूंगा, आपका फायदा ही फायदा है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता हूँ। ठाकुर गज्जन सिंह अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता है। ठाकुर साहब का हुक्म है, अब ये ढाबा इस गांव में नहीं चलेगा, तो अभी के अभी अपना ये ढाबा बंद करके यहाँ से चलता बन। अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? हम ये ढाबा बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे ठाकुर को जाकर बोल दो, जो करना है कर ले। तुम लोगों ने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। अच्छा, तेरी जुबान बहुत चल रही है। कहीं ऐसा ना हो ढाबे के साथ साथ हम तेरे पति को भी जिंदा जला दें। तभी ठाकुर गज्जन सिंह की जीप आकर रुकती है। ठाकुर गज्जन सिंह जीप से उतरता है और गुस्से में ढाबे पर जाता है। तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे गांव में ही रहकर मेरे से नहीं डरते। पकड़ लो इसके पति को और इस ढाबे के साथ जिंदा जला दो। नहीं ठाकुर नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग, मेरे पति को छोड़ दो। गज्जन सिंह से बैर लिया था ना तुम दोनों ने, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो तुम सब क्या देख रहे हो, ढाबे में आग लगा दो। इसका पति और ढाबा दोनों जल जाने चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ मीनाक्षी, मुझे बचा लो। ठाकुर याद रखना, आज जिस तरह से तूने मेरे पति को जलाया है, एक दिन तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा, तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। मीनाक्षी रोती रह जाती है और महेंद्र ढाबे के साथ जलकर मर जाता है। महेंद्र को गुजरे 2 दिन हो गए थे। मीनाक्षी ने कुछ नहीं खाया था। वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अरे ये तो वही कुकर है जो महेंद्र पिछले हफ्ते ही नया खरीद कर लाए थे। कितने मन से ढाबे के लिए उन्होंने ये नया कुकर खरीदा था। ये उनकी आखिरी निशानी है। आज खिचड़ी इसी पर बनाती हूँ। मीनाक्षी अभी खिचड़ी बना ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया आया हूँ। आपका ये ढाबा देखा तो रुक गया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी ही बनाई थी, पर कोई बात नहीं, ये उन शहरी बाबू को ही दे देती हूँ।
मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। अरे ये क्या, ये कुकर तो खिचड़ी से भरा हुआ है। पर थोड़ी देर पहले तो मैं सारी खिचड़ी शहरी बाबू के लिए ले गई थी। ये कैसा जादू है? महेंद्र, मुझे तो ऐसा लगता है आप यहीं कहीं मेरे साथ हो, मेरे पास हो। आप मेरी सहायता कर रहे हो। अब मैं इस जादुई कुकर की सहायता से अपने ढाबे को फिर से शुरू करूंगी। मीनाक्षी अब रोजाना ही उस जादुई कुकर में खाना बनाती और ग्राहकों को खिलाती। जादुई कुकर में बना खाना सुबह से शाम तक चलता था। धीरे धीरे मीनाक्षी का ढाबा फिर से चल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ढाबे को फिर से चलता देख कल्लू गुस्से में आ जाता है और ठाकुर गज्जन सिंह के पास जाता है। गज्जन सिंह अपने आदमियों के साथ दोबारा मीनाक्षी के ढाबे पर पहुंचता है। लगता है तुझे भी तेरे पति के पास भेजना ही पड़ेगा। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो। जिस किसी ने भी मेरे हुक्म का विरोध किया या मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया, उसका यही अंजाम होगा। बेचारी मीनाक्षी, पहले पति चला गया और आज ठाकुर भी इसे जिंदा जलाने जा रहा है, पर कौन भला गज्जन सिंह के आगे बोल सकता है। अब तो भगवान ही मीनाक्षी को बचा सकते हैं, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। इस पूरे गांव में कोई भी माई का लाल नहीं है जो गज्जन सिंह के आगे सिर उठाकर बोल सके। जला दो इसे। गज्जन सिंह के आदमी मीनाक्षी को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार से वो घबरा जाते हैं। खबरदार, किसी ने भी भागने की हिम्मत की। शहरी बाबू, आप पुलिस इंस्पेक्टर, आप इसे मत छोड़ना। इस गज्जन सिंह ने मेरे पति को जिंदा जला दिया था। गज्जन सिंह पुलिस से बचने के लिए मीनाक्षी के ढाबे में घुस जाता है। तभी चूल्हे पर रखा कुकर फट जाता है और गज्जन सिंह आग में झुलस जाता है। गज्जन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद महेंद्र ने खुद गज्जन सिंह के पापों की सजा उसे दे दी थी। मीनाक्षी को इंस्पेक्टर रजत के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने मीनाक्षी के दर्द को समझा। मीनाक्षी इंस्पेक्टर रजत की मदद से महेंद्र की याद में एक नया ढाबा खोलती है। गांव वाले भी गज्जन सिंह के आतंक से आजाद होकर खुश थे।